विधान परिषद ही तो कराना है। विधानसभा हो गई थी ना विधानसभा तो। देखो विधानसभा करा दिया ना। हाँ पूरा हो गया वो। देना कॉपी देना, आपकी देना देखिए बार। ये तो हो गया, फैक्ट बचे हुए हैं इसके, फैक्ट एक साथ ही करेंगे, फैक्ट एक साथ ही करेंगे सारे। विधान परिषद हो जाए उसके बाद में फैक्ट फैक्ट एक साथ ही करेंगे। अब देखो जैसे केंद्र में जो संसद है, मैंने कल पढ़ा था कि सुप्रीम कोर्ट राज्यपाल की हटाना चाहता हूं। आपने पुंछी आयोग, सरकारी आयोग, आपने उनकी रिपोर्टें पढ़ी होंगी जिसमें कहा गया है कि अगर राज्यपाल को अपॉइंट किया जा रहा है तो राज्यपाल को कम से कम 5 साल के लिए अपॉइंट किया जाए, और जब राज्यपाल को हटाया जाए वहां से समय से पूर्व, तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली एक जांच समिति जो है वो जांच करेगी, और उसके द्वारा जो सिफारिश की जाएगी या उसके द्वारा जो उपबंध किए जाएंगे उनके आधार पर उसे हटाया जाएगा, ऐसे नहीं हटाया जाएगा। जबकि हालांकि ये प्रस्ताव, ये प्रावधान जो है विचाराधीन है, अभी तक इन्हें निर्णय में शामिल नहीं किया गया है। तो राज्यपाल को आज भी अगर आप देखो तो केंद्र सरकार हटाती है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही वो अपने पद पे बने रहते हैं। जबकि राज्यपाल पद की उसको सुरक्षा प्रदान करने के लिए उसके जो कर्तव्य हैं उनका बिना किसी नियंत्रण के स्वतंत्र रूप से वो अपने कर्तव्यों का पालन कर सके, कार्यों का पालन कर सकें, इसलिए सुप्रीम कोर्ट पॉकेट वीटो पावर हटाना चाहती है। देखो पॉकेट वीटो हटाना चाहते हैं तो उसका कारण यही है कि भाई जो विधेयक होते हैं उन विधेयकों में देरी ना हो, या तो हाँ है या ना है, प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि ऐसे पदाधिकारी जो हैं वो दुर्भावना के कारण भी ऐसे निर्णय ले लेते हैं कई बार, तो वो भी उचित नहीं है। हाँ भाई, अब देखो आज अपने को क्या करना है, विधान परिषद। तो जिस प्रकार केंद्र में संसद है और संसद के द्वारा अपने 2 सदनों के माध्यम से, लोकसभा और राज्यसभा के माध्यम से द्विसदनीय विधानमंडल की स्थापना की जाती है, वैसे ही राज्यों में भी द्विसदनीय विधानमंडल जो है उसका प्रावधान किया गया है। और ये जो द्विसदनीय विधानमंडल है ये सभी राज्यों में नहीं है, ये राज्य के ऊपर छोड़ा गया है कि वो अपने क्षेत्र में द्विसदनीय विधानमंडल चाहता है या नहीं चाहता है। अगर कहीं द्विसदनीय विधानमंडल चाहता है निर्माण करना या हटाना तो वो संसद को सिफारिश कर सकता है। संसद साधारण बहुमत से जो है इस आशय का प्रस्ताव जो है प्रस्तुत करके आपके क्षेत्र में विधान परिषद का गठन या उसकी समाप्ति जो है वो कर पाएगा। अब राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल आने का कारण यह है कि प्रथम सदन निरंकुश ना हो जाए, उसको अंकुश में रखना, उसको नियंत्रण में रखना, यह बहुत जरूरी है। तो जो प्रथम सदन है जिसे हम विधानसभा कहते हैं वो निरंकुश हो जाता है कई बार, तो दूसरा सदन उसके ऊपर नियंत्रण स्थापित करता है। या कई बार उचित प्रतिनिधित्व जनसमूह को मिल नहीं पाता है, इसलिए उसे उचित प्रतिनिधित्व देने के लिए भी दूसरे सदन की आवश्यकता पड़ती है। ये जो विधान परिषद है इसका उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, तो हमारा जो विधानमंडल का दूसरा सदन है विधान परिषद, ये विधान परिषद, इसका उल्लेख अनुच्छेद 9 में है, 9 में है। केंद्र के समान संसदीय शासन प्रणाली में, संसदीय शासन प्रणाली में, शासन प्रणाली में, केंद्र के समान संसदीय शासन प्रणाली में राज्यों में भी द्विसदनीय विधानमंडल का प्रावधान किया गया है। प्रावधान किया गया है। तो एक सदन तो हो गया विधानसभा और दूसरा क्या हो गया, विधान परिषद। अब ये जो विधान परिषद है इस विधान परिषद के भी संबोधन है, अन्य संबोधन क्या, जैसे
ये दूसरा या द्वितीय सदन है, द्वितीय सदन। ये उच्च सदन है, ये स्थायी सदन है, ये प्रबुद्ध जनों का सदन है, का सदन, ये नियंत्रक सदन है, भारत के निम्न राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल उपस्थित है। भारत के निम्न राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है। उत्तर प्रदेश है, बिहार है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है। राजस्थान को स्वीकृति मिल गई, लेकिन राजस्थान में अभी तक इसका गठन नहीं किया गया है। जम्मू कश्मीर में पहले द्विसदनीय विधानमंडल था, विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था जम्मू कश्मीर को। अब जम्मू कश्मीर क्योंकि ये केंद्र शासित प्रदेश बन गया, अब उसमें ये प्रावधान नहीं है, क्योंकि वो टूट चुका है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो केंद्र शासित प्रदेश में। तो आज आपके पास 6 राज्य हैं जहां द्विसदनीय विधानमंडल उपस्थित है। अब ये जो विधान परिषद है, इसके गठन का प्रावधान कैसा किया गया है? तो अनुच्छेद 169 ये कहता है कि राज्य की विधानसभा द्वारा विधान परिषद गठन का प्रावधान विशेष बहुमत से प्रस्ताव पास कर संसद के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है। संसद
इस प्रस्ताव को साधारण बहुमत से पारित करती है। बहुमत से पारित करती है तो किसी राज्य में विधान परिषद का गठन और उसकी समाप्ति का प्रावधान जो है वो किस में निहित है? वो संसद में निहित है। संसद ही जो आपकी विधानसभा है, उस विधानसभा के द्वारा जो प्रावधान विशेष बहुमत से पारित करके भेजा गया है संसद के पास में, संसद उसी के आधार पे जो है क्या करती है, आपके जो प्रस्ताव हैं, आपके जो उपबंध हैं, उनको साधारण बहुमत से गठन का या समाप्ति का प्रावधान जो है वो पारित करती है। तो अंततः विधान परिषद का गठन और समाप्ति का अधिकार किस में निहित होता है? संसद में निहित होता है। लेकिन इसके लिए सिफारिश कौन कर रहा है? विधानसभा। कैसा बहुमत से कर रहा है? विशेष बहुमत से। अब गठन हो चाहे समाप्ति हो, दोनों की बात है, गठन का भी और समाप्ति का भी। फिर है इस सदन संबंधी जो प्रावधान होते हैं, उस प्रावधानों में संरचना, सदन संरचना। सदन संरचना में एक तो ये कहा गया है कि राज्य विधानसभा राज्य विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का कम से कम 1/, राज्य विधानसभा का कुल सदस्य संख्या का 1/3 भाग सदस्य संख्या हो सकती है। किसकी? विधान परिषद की जो सदस्य संख्या है वो विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का कितना प्रतिशत हो सकती है? आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का नेतृत्व कौन होता है? राज्य में कौन है पेरेंटियल हेड? मुख्यमंत्री। और कौन कह रहा है कि नहीं लिखवाया? आपदा प्रबंधन आपको अलग से करवाया है, लिखवाया आपको? आपदा प्रबंधन प्राधिकरण नहीं करवाया आपको? आपदा प्रबंधन नहीं कराया? चलो कोई नहीं, मुख्यमंत्री करता है, पेरेंटियल हेड वही होता है इसका। तो राज्य विधानसभा कुल सदस्य संख्या का 1/3 भाग सदस्य संख्या हो सकती है, और ये क्या होगी? ये मैक्सिमम होगी। किसकी? विधान परिषद की। यह है अधिकतम सदस्य संख्या होगी। दूसरा, विधान परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या क्या हो सकती है? न्यूनतम सदस्य संख्या 40। बताया था। कई बार हो सकता है कि कोई चीज लिखवाई नहीं हो, बता दी हो, भूल जाते हैं, इतनी सारी चीजें याद नहीं रह पाती। बता लिया। अब देखो, ये जो सदन है, इस सदन की सदस्यों के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए? योग्यता में भारत का नागरिक हो, आयु
30 वर्ष पूर्ण हो और जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की शर्तों को पूर्ण करें, शर्तों को पूर्ण करें। इसके अलावा अन्य प्रावधानों में लाभ के पद पर ना हो, दिवालिया या पागल ना हो, या संसद द्वारा उल्लेखित अयोग्यताओं को धारण ना करता हो। फिर इसके बाद में ये जो सदन है, इस सदन का चुनाव जो है वो कैसे होता है। तो लगभग अगर आप देखोगे तो संरचना को छोड़ दो और इसके संवैधानिक प्रावधान को छोड़ दो, बाकी लगभग जैसे योग्यता है, चुनाव प्रक्रिया है, ये आपको, या इस सदन के संबोधन है, यह सदन की जो प्रासंगिकता है, ये आपको राज्यसभा के समीप दिखाई दे रही है कि नहीं दे रही। राज्यसभा को देखोगे तो वो भी क्या है, दूसरा सदन, नियंत्रक सदन, स्थायी सदन, प्रबुद्धजनों का सदन है। उसमें भी निर्वाचित और मनोनीत दोनों प्रकार के सदस्य होते हैं, इसमें भी ऐसा ही है। अब ये जो सदन है, इस सदन के लिए सबसे पहले चुनाव प्रणाली, इस सदन की चुनाव प्रणाली, इस सदन की चुनाव प्रणाली क्या है, ये अप्रत्यक्ष रीति से एकल संक्रमणीय और आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति से चुनाव प्रक्रिया क्या किया जाता है, संपन्न की जाती है। अप्रत्यक्ष रीति से क्यों? क्योंकि जनता खुद भाग नहीं ले रही है, इनडायरेक्टली हो रहा है सारा काम।
उतार लिया। अब देखते हैं तो भैया इसकी संरचना जो है वो कैसी है। भाई हमने कहा कि भाई विधान परिषद में मैक्सिमम से मैक्सिमम जो मेंबर हैं वो कितने हो सकते हैं, तो हमने कहा कि भाई विधानसभा जो है उसकी कुल संख्या का 1/3 भाग हो सकता है। अब अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में जैसे विधान परिषद को स्वीकृति मिल चुकी है। अब राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान विधानसभा सदस्य संख्या कितनी है, 200। 200 का 1/3 भाग कितना होगा, 200 का 1/3 भाग कितना होगा, 1/3 कितना होगा, कितना आएगा, लगभग 66 के आसपास। तो 66 मेंबर जो है वो इसमें हो सकते हैं। अब ये जो 66 मेंबर होंगे, 66 जो सदस्य होंगे, ये कैसे कैसे चुने जाएंगे, इनका स्वरूप क्या होगा, तो देखो इसमें क्या है, कैटेगरी है, संरचना। इस संरचना में 1/3, 1/3, 1/12 और 1/12, 1/3, 1/3, 1/12, 1/12, ठीक है, 1/3 स्थानीय प्राधिकरणों, स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा चुने जाएंगे जो आपके स्थानीय प्राधिकरण है या संसद ने जो आपके स्थानीय प्राधिकरण घोषित कर रखे हैं, उनके जो सदस्य हैं वो चुन के भेजेंगे कितने, 1/3 सदस्य। किसके, 66 होगी अगर संख्या, तो 66 का 1/3 भाग कहां से आएगा, जो स्थानीय प्राधिकरणों के द्वारा चुने जाएंगे। आपकी जो पंचायत है, पंचायत समितियां हैं, जिला परिषदें हैं, नगर पालिका है, नगर निगम है, नगर अन्य जो प्राधिकरण है कोई भी, या फिर अन्य ऐसे संस्थान जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का हिस्सा है, वो चुन के भेजेंगे। 1/3 सदस्य विधानसभा सदस्यों के द्वारा चुने जाएंगे, विधानसभा सदस्यों द्वारा चुने जाएंगे, कितने, 1/3। फिर 1/12, तो 3 वर्ष पूर्व, स्नातक पूर्ण किए जो सदस्य हैं, किए गए व्यक्तित्वों द्वारा। तो ऐसे लोग जिन्होंने 3 साल पहले क्या कर ली, स्नातक कर ली। अब स्नातक क्या होती है, ग्रेजुएशन। तो जिन्होंने 3 साल पहले ग्रेजुएशन की है, वो जो विद्यार्थी होंगे उनमें से चुने जाएंगे। 1/12, तो ऐसे लोग जो सीनियर या जो सेकेंडरी जो स्कूल होती है, एक तो होती है हायर सेकेंडरी, एक होती है सेकेंडरी, तो सेकेंडरी से नीचे नहीं होना चाहिए, प्राथमिक या माध्यमिक का नहीं होना चाहिए, कम से कम किसका होना चाहिए, सेकेंडरी, मतलब 10वीं कक्षा को पढ़ाने वाला होना चाहिए। तो ऐसे जो मास्टर वर्ग होते हैं, ये मास्टर वर्ग जिनको कम से कम इस पद पे रहते हुए 3 साल हो गए, अनुभव हो जिनका, ऐसे लोग क्या करेंगे, 1/12 सदस्य इसमें आएंगे। तो 3 वर्ष अनुभव वाले सेकेंडरी व उच्च शिक्षण संस्थान अध्यापकों द्वारा अध्यापकों के द्वारा कम से कम कितना होना चाहिए अनुभव, और कम से कम समय कितना होना चाहिए, 3 वर्ष। इसे भी क्या स्नातक करे हुए 3 वर्ष हो गए, ये 3 वर्ष का अनुभव कम से कम हो। फिर आता है 1/6 सदस्य। ये कौन है, राज्यपाल मनोनीत करता है, राज्यपाल द्वारा मनोनीत।
मनोनीत किए जाते हैं। अब आराम से कैटेगरी बना सकते हो, 1/3, 1/3, 1/12, 1/12 और 1/6। ये 1/6 सदस्य होते कौन है? तो जैसे हमने देखा कि राज्यसभा में राष्ट्रपति क्या करता है, 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। 12 सदस्य कौन होते हैं? साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र में जो ख्याति प्राप्त करे हुए होते हैं वो होते हैं। यहां पे कितने हैं? 1/6। इसका मतलब ये भी किसी न किसी क्षेत्र में ख्याति प्राप्त होंगे। तो ये जो है ये किस क्षेत्र से हैं? जिन 1/6 सदस्यों को राज्यपाल जो है वो विधान परिषद में मनोनीत कर रहा है। तो चार तो समान ही है, कोई दिक्कत नहीं है। साहित्य है, कला है, विज्ञान है और समाज सेवा है। यहां तक तो कॉमन चीज है, कोई दिक्कत नहीं है, राष्ट्रपति हो चाहे राज्यपाल हो। लेकिन राज्यपाल के पास में एक क्षेत्र अतिरिक्त है। क्या है? सहकारिता आंदोलन, कोऑपरेटिव मूवमेंट, सहकारिता आंदोलन। इन क्षेत्रों में ख्याति प्राप्त जो व्यक्तित्व होते हैं, 1/6 सदस्यों को राज्यपाल विधान परिषद में क्या करता है? मनोनीत करता है। ख्याति प्राप्त व्यक्तित्वों को राज्यपाल मनोनीत करता है। कई बार क्या करते हैं, कंफ्यूज करने के लिए वो आपको कथन और कारण में दे देते हैं। अब कथन और कारण के अंदर देते हैं जैसे कि भाई राज्यपाल है, साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा, राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है साहित्य, कला, विज्ञान, सहकारिता आंदोलन। कौन सा कथन सही है?
पुष्टि करता है कि नहीं करता है, इस प्रकार से। तो वर्ड में थोड़ा सा क्या है, ऊपर नीचे हो जाता है, और वर्ड को बहुत बार रिप्लेस भी किया जाता है। या कई बार ये भी कौन से क्षेत्रों में ख्याति प्राप्त या किस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तित्व को राज्यपाल और राष्ट्रपति दोनों मनोनीत करने की शक्ति रखते हैं अपने अपने सदन क्षेत्राधिकार में। तो चार में तो कॉमन है, एक अलग है, कौन सा है, सहकारिता, कोऑपरेटिव मूवमेंट। क्या है कोऑपरेटिव मूवमेंट? सहकारिता आंदोलन होता क्या है, या सहकारिता कहते किसको है? आपके यहाँ शायद भरतपुर से शुरू हुआ था सहकारिता आंदोलन, राजस्थान के अंदर पहली बार जब शुरू हुआ था तब। तो सहकारिता आंदोलन क्या होता है? सहपाठी, सहयोगी, जो साथ में है आपके। सहकारिता, कारिता मतलब काम, जो आपके काम में साथ में। और छोटे छोटे जो उद्योग होते हैं, कुटीर उद्योग हैं, कैसे काम करते हैं, कैसे एस्टेब्लिश किए जाते हैं? हमारे पास इतनी कोई बड़ी पूंजी तो है नहीं, तो छोटी छोटी पूंजी को क्या करते हैं, हम जोड़ते हैं। छोटी छोटी पूंजी को जोड़ के जो है उससे हम एक बड़ी पूंजी का निर्माण करते हैं, और वो जो पूंजी है उससे हम कोई उद्योग शुरू करते हैं। तो जैसे आजकल आप देखते नहीं हो, लॉटरी वोटरी ये जो निकलती है, 10 लोगों ने पैसा मिला के मार्केट में चला दिया, तो कैसे चल रहा है ये पैसा? ये ऐसे तो चलता है, ये तो सहकारिता है। महिलाएं जो हैं वो ज़्यादा करती हैं गाँव के अंदर। वो क्या करेंगे कि भाई 4-5 महिलाएं मिल गई, छोटा मोटा अपना पैसा जोड़ के, और कोई भी छोटा मोटा पापड़, मंगोड़ी, बड़ी, इनका उद्योग चलाती। तो लिज्जत पापड़ नाम सुना होगा आपने, अभी 2-3 दिन से काफी चर्चा में था, पता नहीं शायद उस महिला की भी। तो उन्होंने ऐसे ही शुरू किया। रूमा देवी बाड़मेर, उसने अपना बिजनेस कैसे शुरू किया? ऐसे 5-6 महिलाएं मिल गई, छोटा मोटा पैसा लगाया, जोड़ा और शुरू, वो सहकारिता। ठीक है, बाकी करेंगे कल। चलो, टॉपिक जो चल रहा था विधान परिषद। और विधान परिषद जो है, जिस प्रकार हमारे पास शासन व्यवस्था में दोहरे स्तर की कार्यपालिका है, ऐसे ही हमारे पास में दोहरे स्तर की क्या है, विधायिका है। इस शासन व्यवस्था में जो हमारी विधायिका है, जो केंद्र में और राज्य में दोनों जगह अलग अलग है, इसमें 2 सदन है, द्विसदनीय प्रावधान है। तो जैसे केंद्र में 2 सदन है, उसमें एक लोकसभा है और एक राज्यसभा है, एक सदन प्रत्यक्ष है, एक सदन अप्रत्यक्ष है। 2 सदन निर्धारित करने के पीछे का जो आधार है वो ये है कि देखो, कुछ तत्व ऐसे होते हैं कि जिनकी प्राप्ति अगर किसी को हो गई तो वो कहीं ना कहीं तानाशाह हो जाता है। जैसे अगर किसी के पास में शक्ति है, अगर किसी के पास में सत्ता है, अगर किसी के पास में धन उपस्थित है, अगर ये एक सीमा से कहीं अधिक है, तो वो व्यक्ति निरंकुश होगा 100%, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि शक्ति, सत्ता, धन, ऐश्वर्य, वैभव हर किसी के पचाने के बस की बात नहीं है, हर कोई नहीं पचा सकता इसको। अगर आप बांदरे के हाथ में उस्तरा दे दोगे तो वो क्या करेगा, वो आडे कट चलाएगा और खुद को छोड़ लेगा, कहीं ना कहीं से नुकसान तो करता है, लेकिन वो अनियंत्रित हो जाता है। इसलिए सत्ता में नियंत्रण स्थापित करने के लिए सत्ता को बैलेंस करना पड़ता है। और बैलेंस कब होगा? जब उसके लिए कोई कंट्रोलर होगा। तो अगर एक सदन होता तो वह अनियंत्रित होता, 2 सदन है तो दूसरा सदन कहीं ना कहीं उसके ऊपर कहीं ना किसी प्रकार का अंकुश तो लगा रहा है, क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि दोनों सदनों में एक ही पार्टी की मेजोरिटी हो। और मान लो एक पार्टी की मेजोरिटी भी है तो विपक्ष तो मौजूद है, और दोनों सदनों में कोई जरूरी नहीं है कि एक विचारधारा के लोग हैं तो उनकी मानसिक स्थितियां भी एक समान होंगी, उनमें वैचारिक मतभेद वहां भी होंगे। जैसे नितिन गडकरी और अमित शाह, क्या कोई वैचारिक अंतर है उनमें, दोनों में? नितिन गडकरी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्या वैचारिक अंतर है उनमें? रात दिन का अंतर है। एक व्यक्ति सिर्फ विकास की बात करेगा, वो खुला कहता है विकास की बात करो, मेरे से प्रोजेक्ट की बात करो, बताओ क्या प्रोजेक्ट है, बात खत्म। ये फालतू स्टेटमेंट मेरे को कोई लेना देना नहीं है, फलाने ने क्या कहा, उसने क्या किया, उसने नहीं किया, कहां ना क्या, कुछ नहीं। अपना काम क्या है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी है अपने पास में, मेरे पास परिवहन विभाग है, मेरे को बोलो क्या काम है, वो काम करूंगा, खत्म। एक व्यक्ति ऐसा है जिसके पास में सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, रांडिया पंचोड़ करना है। उसने क्या कह दिया, उसने क्या कह दिया, उसने चूंटिया क्यों भर लिया, ये चल रहा है। तो वो अपने उस काम में व्यस्त रहेगा, उसे अपने विभाग से कोई लेना देना नहीं है। ये मेरे पास कौन सा विभाग है, मैं मेरे विभाग से संबंधित बात कर रहा हूं कि नहीं कर रहा, या मेरे विभाग से क्या उपलब्धियां मैंने प्राप्त की, कोई बात नहीं करेगा इस पूरे के पूरे विभाग से संबंधित। लेकिन क्या उसके पास विभाग नहीं है चर्चा ना, जीरो। ऐसे ही राज्य, अब देखो कितनी अलग अलग वैचारिकता है। संघात्मक स्थिति है, यूनियन है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है, डेमोक्रेसी है और रिपब्लिक है। उसमें भी अगर आप देखोगे तो रीजनल जो एरिया है, क्षेत्रीय जो स्थितियां हैं, उनमें मतभेद कई प्रकार के होते हैं। जातिगत होंगे, वैचारिक होंगे, भाषागत होंगे, कल्चरल होंगे, डिफरेंशिएशन बहुत सारे मिल जाएंगे आपको, मतभेद बहुत मिल जाएंगे आपको। अब ऐसे में जो इकाइयां हैं उनकी अलग अलग क्षेत्रीय समस्याएं होती हैं। जैसे राजस्थान है, अब राजस्थान की जो क्षेत्रीय समस्या है वो अलग है, उत्तर प्रदेश की क्षेत्रीय समस्या अलग है, केरल की क्षेत्रीय समस्या अलग होगी। अब यहां पे भी है तो सरकारी, और सरकार के वही 3 अंग है, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। अब इसमें विधायिका जो है उसके लिए भी हमने प्रावधान किया है कि राज्य में भी विधायिका कैसे हो सकती है, 2 सदन वाली हो सकती है, द्विसदनीय हो सकती है। यह प्रावधान क्यों दिया गया? यह प्रावधान इसलिए दिया गया कि भाई भारत लोकतंत्र है
और लोकतंत्र में सभी वर्गों को उचित नेतृत्व मिल जाए, उचित प्रतिनिधित्व मिल जाए। अगर कोई क्षेत्र बड़ा है, जनसंख्या ज्यादा है, सदन अगर एक है, वहां पे अगर सभी समुदायों को या जनसंख्या को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है और उन्हें लगता है कि कार्य भार अधिक है, कार्य में गुणवत्ता नहीं आ रही है, तो वो 2 सदन बना सकते हैं। तो आपने कल देखा कि हमारे कितने राज्यों में 2 सदन है? 6 राज्य हैं जिनमें 2 सदन है। उत्तर प्रदेश है, बिहार है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है। क्या राजस्थान में 2 सदन की स्वीकृति है? क्या बिल्कुल स्वीकृति मिल चुकी है, लेकिन राजस्थान ने अभी तक गठन नहीं किया। तो ये जो आपका दूसरा सदन है, जिसे हम नियंत्रक सदन कहते हैं, इस नियंत्रक सदन के अंदर अधिकतम सदस्य संख्या जो है वो आपके निम्न सदन की 1/3 हो सकती है। निम्न सदन विधानसभा, विधानसभा की टोटल जो संख्या है, उस टोटल संख्या का 1/3 सदस्य संख्या किस में आ सकता है? विधान परिषद में आ सकता है। और न्यूनतम से न्यूनतम कितने सदस्य होने चाहिए? 40। फिर हमने इसकी संरचना देखी, 1/3, 1/3। कौन है 1/3, 1/3? तो जो स्थानीय प्राधिकरण है उनसे 1/3 विधानसभा द्वारा, फिर 1/12, 1/12, 1/12 जो आपके ग्रेजुएट हुए में 3 साल हो गए, और 1/12 ऐसे मास्टर जिन्हें 3 साल से अनुभव है किसका? सेकेंडरी या उच्च शिक्षण संस्थानों में अध्यापन कराने का। 1/6 जो राज्यपाल मनोनीत करता है साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा और सहकारिता में। फिर हमने इसकी योग्यता देख ली थी, भारत का नागरिक होगा, आयु 30 वर्ष होगी और जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की शर्तों को पूरा करता होगा। फिर हमने इसकी चुनाव प्रक्रिया देखी, अप्रत्यक्ष रीति से है, एकल संक्रमणीय है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व है। हो गया था। रैशनल ये होता है कि भाई आप क्या करते हो कि आप इस प्रकार से अनुमानित करते हो। अब जैसे ये कोई एरिया है, अब इस एरिया में अलग अलग प्रकार की वैचारिकता है। एक वैचारिकता है धर्म की, एक वैचारिकता है आर्थिक गतिविधियों की, एक वैचारिकता है सामाजिकता की, एक वैचारिकता है राजनीतिक क्षेत्र की, और एक वैचारिकता है इंटेलेक्चुअल, बौद्धिकता की। अब इन सभी को, ये जो है, इन सभी को प्राथमिकता दी जाए। अब प्राथमिकता किस स्तर पे दी जाए? तो ये जो टोटल एरिया जो है, इस टोटल एरिया में इन वैचारिकताओं का परसेंटेज क्या है? जैसे मान लो ये 5% है, ये मान लो 15% है, ये 14% है, ये 20% है, ऐसे ये परसेंटेज है। तो जो वेटेज जो दिया जा रहा है, अब आपके पास में यहां पे ये आपके पास में एक नेतृत्व है, तो सभी को नेतृत्व उनकी उपस्थिति के आधार पर मिलना चाहिए, ताकि कोई भी ये ना कह सके कि मैं वंचित रह गया। तो टोटल सेगमेंट में, टोटल समुदाय में, कुल समुदाय में किस विचारधारा का कितना प्रतिशत अंशदान है? जितना प्रतिशत अंशदान है वो नेतृत्व उसको उतना प्रतिशत सदन के अंदर दे दिया जाता है। अनुपातिक, रैशनल, समझ गए? चुनाव प्रक्रिया तक हो गया था, एक बार देना कॉपी। अब देखते हैं इसके कार्यकाल को। ये जो सदन है, इस सदन का कार्यकाल कितना होता है? कार्यकाल क्या है भाई? जैसे विधानसभा का कार्यकाल पहली बैठक से कितना होता है? 5 वर्ष तक। तो इसका कार्यकाल कितना है? ध्यान रखना, मैंने आपको बार बार कहा है, जो काम केंद्र सरकार में राज्यसभा कर रही है या जो स्थिति राज्यसभा की है वो विधान परिषद की है, वहां लोकसभा की है या विधानसभा की है, वहां राष्ट्रपति की है या राज्यपाल की। 19-20 का डिफरेंस मिलेगा या फिर नाम पदक्रम का डिफरेंस मिल जाएगा, बाकी काम लगभग लगभग समान मिलेंगे आपको। एक चीज, एक फॉर्मेट अगर आपने ढंग से पढ़ लिया ना, तो दूसरे फॉर्मेट में खाली अप्लाई करना है, कोई ज्यादा खास माथाफोड़ी है नहीं उसमें। तो जिस प्रकार राज्यसभा के कार्यकाल का उल्लेख संविधान में नहीं किया गया, संविधान मौन है, क्यों? क्योंकि स्थायी सदन है। अब कोई चीज स्थायी है तो हम उसका कार्यकाल कैसे तय कर सकते हैं? कोई चीज स्थायी है तो हम उसका कार्यकाल तय कर सकते हैं क्या? क्या पता भविष्य में खत्म भी हो जाए, और क्या पता नहीं भी हो। अभी तक तो हुआ नहीं है, आगे का कुछ कह नहीं सकते। जहां तक होगा नहीं होगा, मतलब हमें कुछ भी क्लियर नहीं है, संविधान मौन है। तो यहां विधान परिषद का कार्यकाल भी क्या होगा? सेम वही स्थिति, वही अप्लाई करना है यहां पे। तो कार्यकाल में ध्यान रखना, विधान परिषद सदन का जो कार्यकाल है उसका कोई उल्लेख नहीं है। विधान परिषद सदन का कार्यकाल उल्लेखित नहीं। सिर्फ एक उल्लेख है, क्या है? यह सदन स्थायी है, यह सदन स्थायी है। यह सदन कैसा है? स्थायी है। हां, अगर बात करें कि एक सदस्य का कार्यकाल कितना है, तो सदस्य के कार्यकाल पे विचार किया जा सकता है, क्योंकि उसका टेन्योर जो है वो उल्लेखित किया गया है। और वो क्या उल्लेखित किया गया है? वो कहा गया है कि विधान
परिषद, परिषद के एक सदस्य का कार्यकाल कार्यकाल 6 वर्ष होता है। कितना होता है? 6 वर्ष होता है। बिल्कुल मदन जी, कल क्लास हुई थी। कार्यकाल कितना? 6 वर्ष होता है। और एक तरफ हम ये कह रहे हैं कि भाई सदन का कार्यकाल जो वो लिखित नहीं है, सदन स्थायी है। अब सदन स्थायी है और सदस्य का कार्यकाल 6 साल है, इसका मतलब क्या हुआ? दोनों में तो अगर वैसे देखा जाए तो भाई 6 साल बाद तो खत्म होगा कार्यकाल, लेकिन ये तो कह रहा है सदन तो स्थायी है, सदस्य का कार्यकाल 6 साल है। इसका मतलब कि कुछ सदस्य 6 साल बाद सेवानिवृत्त होंगे, कुछ रहेंगे, फिर नए आएंगे, फिर कुछ का कार्यकाल 6 साल कंप्लीट होगा, वो चले जाएंगे, फिर नए आएंगे। ये सर्कल चलता रहेगा, लेकिन सदन प्रॉपर कभी भी खत्म नहीं होगा, सदस्य आते जाते रहेंगे। तो यहां पे कहा गया है कि 1/3 सदस्य, सेम बात आ गई वापस राज्यसभा वाली, 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष उपरांत सेवानिवृत्त हो जाते हैं, सेवानिवृत्त हो जाते हैं। कितने सदस्य? 1/3 सदस्य 2 साल बाद में क्या कर देंगे? सेवानिवृत्त हो जाएंगे। बिल्कुल मदन जी, कल क्लास हुई है, आप देखो, आपको ऐप पे मिल जाएगी कल की क्लास। अगर पीडीएफ डाउनलोड अपलोड नहीं की है तो वो बताओ आप। तो कल की वो पीडीएफ नहीं डाली गया, कल की क्लास की चेक करो, उतार लिया। अब देखो हमारे यहाँ क्या लोकतंत्र भाई, अब लोकतंत्र में क्या है? लोकतंत्र में जो भी संस्थान है उसके अंदर आप अपने मर्जी से जो है किसी भी लोकतांत्रिक संस्था का चुनाव लड़ सकते हो, अगर आप योग्यता पूरी करते हो तो। अब कोई सरपंच बन गया, प्रधान का चुनाव भी लड़ेगा, क्योंकि हर आदमी क्या चाहेगा? आगे बढ़ना चाहेगा। अब मान लो कि कोई व्यक्ति ऐसा हो जो विधानमंडल के दोनों सदनों का सदस्य हो जाए, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? अब आप तो सदस्य एक ही रख सकते हो। जैसे आपने देखा होगा कि पहले आपके एमएलए के चुनाव हुए, तो आपके कुछ लोगों ने एमएलए के चुनाव लड़े, चुनाव जीत गए, फिर उनके फटफड़ाहट हुई, एमएलए नहीं अब तो एमपी बने, तो उन्होंने एमपी का चुनाव लड़ा। अब कुछ जीत गए, कुछ ठंड में बर्फ में बैठ गए। अब जो जीत गए वो क्या कर रहे हैं? एमएलए रहना पसंद करेंगे कि एमपी रहना पसंद करेंगे? तो उनको लगा यार एमपी ठीक है, पद ठीक आइटम है, एमपी बनते हैं। अब वो एमपी बन के चले गए। अब क्या उन्हें वो सीट छोड़नी पड़ेगी कि नहीं छोड़नी पड़ेगी? छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि लोकतंत्र है, एक चीज का नेतृत्व कर सकते हो आप। यहां पे भी सेम है। अगर कोई व्यक्ति, कोई ऐसा व्यक्तित्व जो दोनों सदनों का सदस्य हो जाए, तो हम कहेंगे अगर कोई व्यक्तित्व विधानमंडल के दोनों सदनों का सदस्य चुन लिया जाए तो उसे 10 दिन के भीतर किसी एक सदन की सदस्यता, किसी एक सदन की सदस्यता त्यागनी होगी, अन्यथा प्रथम मतलब पूर्व वाला, जिसके लिए वो पहले चुना गया। मान लो कोई व्यक्ति है, चुनाव लड़ा, अब वो जीत गया पहले विधान परिषद में, फिर उसने चुनाव लड़ा विधानसभा का। अब 10 दिन में कोई एक सीट छोड़ दो किसी भी सदन की, नहीं छोड़ रहे हो तो पहले चुनाव आपने कहां लड़ा? विधान परिषद में, तो विधान परिषद की सीट आपकी ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी? खाली हो जाएगी। तो इसमें कि 10 दिन के भीतर किसी एक सदन की सदस्यता तो त्याग दो, अन्यथा प्रथम पूर्व
सदन जो है उसका, जिसके लिए पहले चुनाव लड़ा उसने, पूर्व सदन से स्थान रिक्त माना जाएगा, रिक्त माना जाएगा। अब देखो ऐसी स्थिति में जो स्थान रिक्त हुआ है, अब इसका क्या होगा? ये जो स्थान है जो रिक्त हुआ है, अब यहां पे क्या होगा? ये खाली पड़ा रहेगा, चुनाव होगा। इस चुनाव को क्या कहते हैं? देखो चुनाव एक तो होता है आम चुनाव, एक होता है उपचुनाव, एक होता है मध्यावधि चुनाव ना। उपचुनाव होगा ये। मध्यावधि तो तब होगा जब ये पूरी, मान लो विधानमंडल जो है, इस विधानमंडल में जो विधानसभा है, ये विधानसभा अपने 5 साल का काम पूरा कर ही नहीं पाए, उससे पहले विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो जाए। मान लो मुख्यमंत्री ने त्यागपत्र दे दिया, अविश्वास प्रस्ताव आ गया, या बर्खास्त हो गई सरकार, या विश्वास प्रस्ताव पास नहीं हो पाया, सरकार को त्यागपत्र देना पड़ा, तो जो चुनाव होंगे वो तो होंगे मध्यावधि चुनाव। अब मान लो किसी सीट के ऊपर किसी उम्मीदवार की मृत्यु हो गई, उसने पद छोड़ दिया, वो पद हो गया रिक्त, वहां होंगे चुनाव, वो होंगे उपचुनाव। तो मध्यावधि चुनाव में जो नई विधानसभा का गठन होगा वो तो रहेगी 5 साल के लिए, ठीक है। ऐसे नहीं कि शेष टाइम जो बचा उसके लिए रहेगी, फिर वापस चुनाव होंगे ना, वो अब अगले 5 साल के लिए होगी। लेकिन उपचुनाव जो होगा वो शेष कार्यकाल कितना है उसके लिए ही होगा। तो जैसे आपके स्थानीय निकाय आपने पढ़े, पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद, इनमें आपने क्या पढ़ा कि अगर सीट रिक्त होती है, स्थान रिक्त होता है, तो चुनाव करवाए जाएंगे। जो चुनाव करवाए जाएंगे, अब वो चुनाव शेष कार्यकाल के लिए होंगे या पूरे 5 साल के लिए होंगे। मान लो पंचायत बर्खास्त हो गई, नगर पालिका बर्खास्त हो गई, 5 साल निकले ही नहीं साहब, अब चुनाव कराने हैं। मैं पदाधिकारी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पूरी संस्था की बात कर रहा हूं। पूरी संस्था ही डिजोल्व हो गई, पूरी की पूरी पंचायत ही भट्टे में बैठ गई, अब चुनाव कराने हैं। अब वो चुनाव 5 साल के लिए होंगे या शेष कार्यकाल के लिए होंगे? ना, शेष कार्यकाल के लिए होंगे। ये छोटा छोटा डिफरेंस है। अब वो आजकल आप देखते हो ना कि प्रश्न गलत क्यों होता है, पढ़ने के बावजूद भी वो लैंग्वेज देता है। अब लैंग्वेज में क्या 4-5 लैंग्वेज दे दी, अब उसमें से वो कौन सा सही है कौन सा गलत है। इसलिए जब भी बड़े क्वेश्चन होते हैं उनको उसके आंसर को पढ़ो, 1 से 2 बार, 3 बार, 4 बार पढ़ो, आपको कहीं ना कोई मिस्टेक जरूर दिखाई देगी उसमें। क्यों? क्योंकि देखो पंचायतों के चुनाव जो हैं या जो निकाय के जो चुनाव हैं, ये करवा कौन रहा है? राज्य निर्वाचन आयोग करा रहा है। अब एक पंचायत समय से पहले भंग हो गई, बाकी पंचायतें चल रही हैं। अब मान लो आपने इसको उपचुनाव करवाए, इसमें वापस आपने सरकार बनाई, अब ये 5 साल के लिए, अब वो तो टाइम खत्म हो गया, इसका टाइम तो आगे रहेगा, कम्युनिकेशन गैप आ गया, डिफरेंशिएशन पैदा हो जाएंगे ना। इसलिए क्या किया जाता है, इनके अंदर एक सीधा कंसेप्ट होता है कि इनके अंदर आप जो है एक समय के अंदर करवाओ, क्योंकि राज्य निर्वाचन आयोग का मूल काम क्या है? पंचायतों के समय पे और निष्पक्ष चुनाव कराना। ऐसा ही काम उसका नगर पालिका संबंध में, तो वहां पे भी यही है। अब राष्ट्रपति के चुनाव की बात करें, उपराष्ट्रपति की बात करें, तो उपराष्ट्रपति वाले में तो यह कहा है कोई जल्दी नहीं है भाई, तुम 6 महीने में करवाओ तो करवाओ, लेकिन हाँ हो सके तो जितना जल्दी हो करवा लेना। लेकिन राष्ट्रपति में बाध्यकारी है कि 6 महीने के भीतर ही करवाओगे। लेकिन दोनों में कॉमन चीज ये है कि अगर वो एक बार आ गए पद पे तो वो 5 साल ही काट के जाएंगे, शेष बचा हुआ कार्यकाल पूरा नहीं करेंगे। वो वापस अगर चुनाव करवाया जा रहा है, नवनिर्वाचित अगर है, चाहे वो राष्ट्रपति हो चाहे उपराष्ट्रपति हो, तो 5 साल के लिए होगा। तो हर पद की अपनी एक अलग महत्वता है। तो यहां ऐसी स्थिति में ध्यान रखना, अगर उपचुनाव होता है तो उपचुनाव शेष कार्यकाल के लिए होगा। मध्यावधि चुनाव होते हैं तो वो पूरे 5 साल के लिए होते हैं। समझ गए क्यों? क्योंकि ऐसा तो है नहीं भारत के अंदर के सभी राज्यों में चुनाव एक टाइम पर हो रहे हैं, सबके अलग अलग होते हैं, उसमें तो कोई दोहराई नहीं हो रही, कोई दिक्कत भी नहीं हो रही, कोई अव्यवस्था भी उत्पन्न नहीं हो रही। लेकिन अगर राज्य में पंचायतों में अनियमितता आ गई तो अव्यवस्था उत्पन्न होगी, बाहर बढ़ जाएगा। पूरी मशीनरी को बैलेंस करना, अनुशासन बना के रखना, पूरा वोटिंग जो प्रोसेस जो होता है वो इतना आसान नहीं होता है। आप सीमांकन करोगे, परिसीमन करोगे, फिर जो आपकी निर्वाचन नामावली है आप उसको सुधारोगे, कितने जीवते हैं, कितने निपट गए, यहां पे कितने लोग हैं जिन्होंने अपना वोटर आईडी यहां से खत्म करके नई जगह का बना लिया। ट्रांसपेरेंसी भी रखनी पड़ती है। ऐसे नहीं है कि वोटर आईडी एक कोटा का बनवा रखा है, एक अलवर का बनवा रखा है, एक जैसलमेर का बनवा रखा है और सब जगह वोट चिपका रहे हो। इससे अनियमितता भी आती है, अव्यवस्था भी होती है। पता पड़ा कि पॉपुलेशन तो हमारी 140 है और वोटर 320 है, पूरी अव्यवस्था हो जाएगी। तो चुनावी घोषणा करते हैं तो हम किस आधार पर करते हैं? वोटर लिस्ट आधार पर तो करते हैं कि भाई मेरे क्षेत्र में मैं इस जनसंख्या का नेतृत्व कर रहा हूं। पता पड़ा कि तेरी तो जनसंख्या 10 गुना चल रही है, जितने का तेरे को नेतृत्व दे रखा है उससे 10 गुना जनसंख्या तेरे वोटर आईडी लेके बैठी है। एक आदमी 3-3-4 वोटर आईडी होंगे तो ऐसी अनियमितता होगी, इसलिए उसका निस्तारण करता है वो। तो कई काम होते हैं, खर्चा बहुत पड़ता है इसके ऊपर, ठीक है। अब इसमें ये जो सदन है, इस सदन के मुखिया जो है वो कौन होते हैं? प्रमुख जो है वो कौन होते हैं?
तो जैसे आपने देखा कि भाई विधानसभा में होता है एक तो अध्यक्ष, एक होता है उपाध्यक्ष। यहां पे कौन होगा? जैसे राज्यसभा में होता है सभापति और उपसभापति। सभापति और उपसभापति। अब यहां पे थोड़ा सा एक बार लिख लो, फिर एक चीज और ध्यान रखना। सभापति और उपसभापति। मैंने कहा कि भाई राज्यसभा और विधान परिषद लगभग सेम। अब राज्यसभा का मुखिया जो है वो कौन है? सभापति। और यहां पे विधान परिषद का मुखिया कौन है? ये भी सभापति। लेकिन जितने भी अपने लोकतांत्रिक सदन हैं, इन लोकतांत्रिक सदन में एकमात्र सदन है राज्यसभा। राज्यसभा, इस सदन का मुखिया खुद इस सदन का सदस्य नहीं होता। लोकसभा का अध्यक्ष होता है, लोकसभा सदन का है। विधानसभा अध्यक्ष होता है, विधानसभा सदन का है। विधान परिषद का सभापति होता है, वो विधान परिषद का है। लेकिन जो आपका राज्यसभा है, इसका जो सभापति है वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। तो राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा का सभापति कौन होता है? जैसे अभी राज्यसभा जो है उसका सभापति कौन है? मुखिया कौन है? जैसे लोकसभा का ओम बिरला है, राज्यसभा का कौन है? दोनों पदाधिकारी राजस्थान से हैं भाई। इससे पहले आपके एक मुख्यमंत्री थे, वो भी रहे हुए राज्यसभा के सभापति, बाबू साहब के नाम से जानते हैं उनको। आधुनिक राजस्थान का चाणक्य कहते हैं उनको। ना 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 ना, उसे आधुनिक राजस्थान का अब्राहम लिंकन भी कहा जाता है। बाबू साहब बताया ना, शेखावाटी से हैं, खचरियावास गांव है इनका, इसका ताऊ है भैरव सिंह शेखावत। उपराष्ट्रपति नहीं थे क्या? तो उपराष्ट्रपति तो राज्यसभा का सभापति होता है। अब उपराष्ट्रपति किसी सदन का सदस्य है क्या? नहीं ना। लेकिन उपराष्ट्रपति जो बनेगा वो राज्यसभा का सभापतित्व करेगा, ऑटोमेटिक उसके पास में चार्ज आ जाएगा। और ये प्रश्न पूछा हुआ है कि कौन सा सदन है जिसका मुखिया उस सदन से संबंधित नहीं होता, उस सदन का सदस्य नहीं होता? राज्यसभा ही तो वो सदन है, इसका मुखिया कौन है? उपराष्ट्रपति। लेकिन उपराष्ट्रपति ना तो लोकसभा का सदस्य हो सकता है, ना राज्यसभा का सदस्य हो सकता है, लेकिन सभापति तो करता है इसका। अब जब आप उपराष्ट्रपति पढ़ते हो तो वहां पे एक चीज और आती है। उपराष्ट्रपति की जो तनख्वाह है 4 लाख रुपए जो उसको मिल रहे हैं, वो उपराष्ट्रपति पद के नहीं मिल रहे, वो राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में मिलते हैं। इसलिए जब हम संविधान की अनुसूचियां पढ़ते हैं तो दूसरी अनुसूची जब आप पढ़ने जाते हो तो दूसरी अनुसूची में लिखा हुआ है भारत के महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते और परिलब्धियां, कि भाई किस पद को क्या तो वेतन मिलेगा, क्या उसको भत्ता दिया जाएगा, और क्या इसको परिलब्धियां दी जाएंगी। परिलब्धियां होती है उस पद के संदर्भ में विशेष जो लाभ है, जैसे फ्री में बिजली, पानी, टेलीफोन सेवाएं, मेडिकल सेवाएं, घूमना फिरना, जो भी आवास वगैरह जो है उसका जो सुरक्षा प्रोटोकॉल है, वो सारा चीज सब आ जाता है उसके अंदर। उसमें कहीं भी आप खुद गूगल पे देख लेना, किसी किताब में उठा के देखना, दूसरी अनुसूची में देखना कौन कौन से पदाधिकारियों के वेतन भत्ते का उल्लेख है। तो कौन कौन से पदाधिकारी हैं जिनके वेतन भत्ते का उल्लेख है? तो उसमें आप कहीं भी नहीं देखोगे कि उपराष्ट्रपति पद नहीं आएगा, वहां आएगा राज्यसभा का पदेन सभापति। तो मतलब इसके पद के नाम से इसको वेतन नहीं मिल रहा, लेकिन जो इसका पद है उसके अनुसार यह सदन की योग्यता नहीं रखता। यहां एक डिफरेंस है जो दोनों के अंदर अलग है। जबकि यहां पे जो विधान परिषद है, इस विधान परिषद का जो मुखिया है, सभापति और उपसभापति, इन दोनों का चयन सदन के सदस्य अपने में से ही करते हैं। जैसे लोकसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष चुना जाता है, वैसे ही सभापति और उपसभापति चुना जाता है। तो इनका निर्वाचन ये इसलिए क्योंकि कई बार क्या करते हैं कि आपको दे देंगे सिमिलरिटी की समानता क्या है, या फिर आपको कह देंगे कि असमानता क्या है। ऐसे जो प्रश्न होते हैं ना, इनको क्या करते हैं, वो इनको देते हैं आपके लंबे लंबे लाइनों के अंदर। पैराग्राफिकल जो क्वेश्चन आते हैं ना आजकल, ये उनमें देते हैं। नीचे दे देंगे कौन सा कथन इस संदर्भ में गलत है या कौन सा कथन इस संदर्भ में सही है। अब वो 2-2 लाइनों के हिसाब से 4 या 5 सेगमेंट बना दिया तो लाइन हो गई 10। अब 10 लाइन में दिमाग खराब हो जाता है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई गड़बड़ होगी। इसलिए ध्यान रखना। निर्वाचन इनका, तो सदन के सदस्य अपने में से
अपने में से बहुमत के आधार पर चुनते हैं, बहुमत के आधार पर चुनते हैं। फिर है शपथ। कोई प्रावधान नहीं है, शपथ का कोई प्रावधान नहीं है। पद के लिए कोई अलग से शपथ जो है ना वो नहीं ली जाती है। पद के लिए कोई अलग से शपथ जो है वो ग्रहण नहीं की जाती। जैसे अगर मैं ये कहूं कि प्रधानमंत्री पद के लिए शपथ, तो प्रधानमंत्री पद के लिए अलग से शपथ आती है क्या? प्रधानमंत्री भी तो एक मंत्री है, वो भी एक कैबिनेट स्तर का मंत्री है। तो जितने मंत्री हैं उन मंत्रियों में वो सुप्रीम है, सर्वोच्च है, प्रधान है, प्रमुख है तो कैबिनेट मंत्री। वो एक मंत्री के रूप में शपथ लेगा और उनकी शपथ वही दो प्रकार की होगी, एक पद की शपथ होगी, एक गोपनीयता की शपथ होगी। अब वहीं राष्ट्रपति जो है वो गोपनीयता की शपथ नहीं लेता, वो पद की शपथ ले रहा है। तो शपथ में भी डिफरेंस है। क्यों? क्योंकि देखो नीतियां कौन बनाएगा? नीतियां बनाएंगे मंत्री। अब उन्होंने जो नीति बनाई उस नीति को स्वीकृति नहीं मिली, चर्चा ही नहीं हुई और वो नीति बनते आउट हो जाए तो क्या इससे कोई हानि है क्या? मान लो कोई मंत्री नीति बना रहा है अपने विभाग से संबंधित और वो नीति स्वीकृत होने से पहले मार्केट में आ गई, तो इससे कोई हानि हो रही है क्या सरकार को या जनता को? पूरी हानि है। मान लो अगर आज पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है, वो कोई प्रोजेक्ट ला रही है, अब उसे प्रोजेक्ट लाना है आपके चाकसू में या चोमू साइड में या कहीं भी, उसने पॉलिसी बनाई कि भाई अपन यहां पे जो है ये एक ड्राई पोर्ट जो है वो डेवलप करते हैं, वेयर हाउस डेवलप करते हैं या सेज डेवलप करते हैं अपन यहां पे। अब साहब ये पॉलिसी आउट हो गई, पॉलिसी आउट हो गई तो जो लोग हैं वो क्या करेंगे? आसपास की जमीनें पैसे दिए खरीद ली। या फिर सरकार क्या करेगी? सरकार अपने परिवारजनों में से किसी को बता देगी कि हाँ भाई ये इस प्रकार की बात है, वहां इन्वेस्ट कर दे, हम वहां प्रोजेक्ट ला रहे हैं। तो इसमें ऐसा नहीं खाली जनता ही, इसमें जो सरकारी पदाधिकारी हैं उन तक को इन्वॉल्व किया जाता है, मंत्री खुद तक को इन्वॉल्व किया जाता है कि आप अपने विभाग से संबंधित नीति जब तक वो स्वीकृत नहीं होती आप किसी से साझा नहीं करोगे। लेकिन इतने ईमानदार तो अपन है ही नहीं ना। तो ये जो लाभ मिल रहा है ना, ये लाभ ऐसे ही मिलता है। अब अपन क्या सोचते हैं, अरे यार देख उसने वहां जमीन खरीद ली, किस्मत नहीं चमकी रे बाबा, ये कोई ना कोई सा मुंह खोल गया, परसेंटेज फिक्स है उसका, उसने कह दिया उसको कि तू यहां जमीन खरीद ले, हम यहां प्रोजेक्ट ला रहे हैं। ये ऐसे चलता है। तो वहां वो पद की गोपनीयता की शपथ लेगा, यहां कोई प्रावधान नहीं है इसका। फिर त्यागपत्र। त्यागपत्र में सभापति उपसभापति को त्यागपत्र देता है तथा उपसभापति सभापति को त्यागपत्र देता है। त्यागपत्र देता है। राहुल जी आज राजस्थान जी की क्लास नहीं हुई थी क्या? नहीं हुई भाई। अब ऐसे सवाल मेरे से मत पूछा करो, मैं क्या बताऊं। देखो आपको कई बार मेरे पास जवाब ही नहीं होता है, या तो आपके टाइम शेड्यूल आ जाता है उसमें देखा करो, आप मिल जाए आपको। अब मेरे को तो मेरी खुद की क्लासों का पता रहता है? टाइम था फिर अशोक सर के कोई काम हो गया होगा। अब देखो इसमें एक डिफरेंट चीज हो रही है। जो राज्यसभा है उसका मुखिया कौन है? राज्यसभा का मुखिया कौन है? उपराष्ट्रपति। जो सभापति होता है उसका पदेन। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 साल। जबकि सदन क्या है? स्थायी। सदस्यों का कार्यकाल कितना रहेगा? 6 साल। ठीक है, लेकिन उसके मुखिया का कार्यकाल कितना है? 5 साल। यहां देखो, सभापति उपसभापति सदन के सदस्य हैं, इसका मतलब कार्यकाल 6 साल। अब अगर सभापति हो गया या उपसभापति हो गया
तो क्या कार्यकाल पे प्रभाव पड़ेगा क्या कि कार्यकाल 5 साल? भाई जब इसकी सदस्यता ही 6 साल की है तो कार्यकाल भी तो 6 साल होगा। बाध्यकारी थोड़ना है, सदन का सदस्य है। अब जब तक सदन का सदस्य है सदस्यता कर सकता है। तो राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल कितना है? 5 साल। लेकिन यहां पे 6 साल हो सकता है। कोई बाध्यकारी नहीं है कि 5 साल ही रहेगा। क्यों? क्योंकि वो सदन का सदस्य है। यहां तो सदन के सदस्यता की बात चल रही है। अब वहां पे उपसभापति जो होता है किसका? राज्यसभा का, वो सदन का सदस्य होता है, तो उसका कार्यकाल 6 साल हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो सदन का सदस्य है। तो राष्ट्रपति को तो जाना पड़ेगा, सॉरी उपराष्ट्रपति को तो 5 साल बाद में, लेकिन उपसभापति जाए को जरूर थोड़ा है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना समय का। ये इसका त्याग पत्र। फिर इसके कार्य। मेरा नाम क्या है? महीने भर से क्लास ले रहा हूं काका, तेरे को मेरा नाम ही नहीं पता। राणा तुंगा है। नाम आता है बेटे, वहां पे लिखा हुआ। कार्य। अब देखो, जो काम विधानसभा अध्यक्ष करता है, विधानसभा उपाध्यक्ष करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है, लोकसभा का उपाध्यक्ष करता है, राज्यसभा का सभापति करता है, उपसभापति करता है। अब चूंकि ये सदन है तो सदन के मुखिया होने के नाते, एक पेरेंटियल हेड होने के नाते, ये भी वही काम करेगा जो अन्य सदन के प्रमुख करते हैं। तो यहां पे सिंपल सी एक लाइन ध्यान रखना, इसके कार्य क्या है? इसके कार्य है विधानसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के समान सभापति व उपसभापति के कार्य संपन्न होते हैं। कार्य संपन्न होते हैं। अध्यक्ष जो काम करेगा वही सभापति करेगा, उपाध्यक्ष जो काम करेगा वही कौन करेगा? आपका उपसभापति करेगा। अच्छा, आप अभी लेने लगे हो? कार्तिक नाम है मेरा। अब वहां भी अगर आप देखोगे तो सदन की अध्यक्षता कौन कर रहा है? विधानसभा में अध्यक्ष। अब अध्यक्ष नहीं है, मान लो किसी कारण से पद रिक्त है, तो यहां रिप्लेस कौन हो जाएगा? उपाध्यक्ष। और जब तक उपाध्यक्ष अध्यक्ष के रूप में काम करता है तो उस उपाध्यक्ष के पास में वे सारी शक्तियां, वे सारे प्रावधान, वे सभी शर्तें, वे सभी लाभ मिलेंगे जो अध्यक्ष पद के लिए। जैसे ही अध्यक्ष आएगा ये वापस अपनी मूल संरचना में आ जाएगा, मूल स्वरूप में आ जाएगा, उपाध्यक्ष में आ जाएगा। सेम सभापति सदन की क्या करेगा? अध्यक्षता करेगा। सभापति नहीं है तो कौन है? उपसभापति। जब उपसभापति सभापति के रूप में काम करता है तो जो सभापति के अधिकार होते हैं, शक्तियां होती हैं, वेतन भत्ते लाभ होते हैं, वे सब किसको मिलेंगे? उपसभापति को। जैसे ही सभापति आएगा उपसभापति वापस अपनी मूल कंडीशन में आ गया। तो उपाध्यक्ष जब अध्यक्ष के रूप में है तो वह अध्यक्ष कहलाएगा। उपसभापति जब सभापति के रूप में है तो वह सभापति कहलाएगा। लेकिन अगर हम बात करें राज्यसभा की तो राज्यसभा में जो सभापति है वो कौन है? उपराष्ट्रपति। अब सभापति नहीं है तो राज्यसभा में उपसभापति सभापति का काम करेगा, लेकिन उपराष्ट्रपति नहीं कहलाएगा। अध्यक्षता कर रहा है लेकिन उपराष्ट्रपति नहीं बन गया, इससे वो अध्यक्षता कर सकता है खाली। फिर जब कभी भी ध्यान रखना, अगर मुखिया और उस मुखिया को पद से हटाने की प्रक्रिया चल रही है तो जहां वो सामान्य स्थिति में निर्णायक मत देता है, आम परिस्थितियों में जब उसे पद से हटाने की प्रक्रिया चल रही है, उस प्रक्रिया में वो एक साधारण सदस्य के रूप में तो मतदान करेगा लेकिन निर्णायक मत नहीं देगा। फाइनल जो वोट है वो उसके द्वारा नहीं दिया जाएगा। क्यों? 100%। ये तो ह्यूमन नेचर है। किसके पक्ष में देगा? खुद के पक्ष में देगा। वो अपना अहित क्यों करेगा? ये बताओ भाई। मेरे को पद से हटाना है, मेरे को क्लास से हटाना है, अब मेरे को कह देगा भाई तेरे पे छोड़ा, मैं बावड़ा गल लाऊं क्या? है क्यों कहूंगा कि मैं छोड़ दूंगा भाई? मैं तो मेरे हित में जाऊंगा ना। तो फाइनल वोट अगर मेरे पास है तो मैं साहब कहूंगा ना, अपन कहीं नहीं जा रहे, तुम देख लो तुम्हारा कोई दूसरा जुगाड़ है, अपन तो यही है। वो यहां होता है। तो पद जैसे ही प्रमोट हो रहे हैं, पावर्स ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगी? रिप्लेस हो जाएंगी। उपसभा उपाध्यक्ष से अध्यक्ष में गया, अध्यक्ष की पावर्स ले लेगा, जैसे ही आया वापस अपनी कंडीशन में आ जाएगा, वहां से उसका वो प्रभाव खत्म। सेम ऐसे चलता है और कोई खास चीज चेंज नहीं होता है इसमें। विधानसभा अध्यक्ष पढ़ लो, लोकसभा अध्यक्ष पढ़ लो, बराबर पावर्स हैं, सेम है, बस एरिया चेंज हो गया। वो विधानसभा हो जाएगा, वो लोकसभा हो जाएगा।
अब सदन का मुखिया होने के नाते काम क्या होते हैं? वही गिने चुने काम है। वही सदन में बैठकों की अध्यक्षता करना है, सदन में अनुशासन बना के रखना है, जो कार्य व्यवस्था है उसका निर्धारण करना है, नीति नियम निर्देश बनाने हैं, प्रश्नों को स्वीकार करना है, जो भी सदस्य हैं सदन के मुखिया होने के नाते उनके विशेषाधिकारों की रक्षा करनी है। सारी चीजें वही हैं। एक को पढ़ लो ढंग से, दूसरा ऑटोमेटिक। अब विशेष जो है तो विधानसभा और लोकसभा, इनमें विशेष है बजट प्रावधान, धन प्रावधान, धन विधेयक, वित्त विधेयक संबंधी प्रावधान, विनियोग विधेयक संबंधी प्रावधान। उसमें लोकसभा के अंदर संविधान संशोधन विशेष हो जाएगा, एक एक्स्ट्रा राज्य निर्माण हो जाएगा, बाकी थोड़ा कम हो जाएगा, बस खत्म।